हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज है 31 जुलाई। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज महीने का आखिरी दिन है और क्वेश्चन जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चंस को जब कवर करते हैं तो हर डायमेंशन से उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर उसका पॉलिटिकल व्यू हो, ज्योग्राफिकल हो, इकोनॉमिकली हो या फिर इकोलॉजी एनवायरनमेंट से वो रिलेट करता हो तो भी हम लोग उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट के साथ में। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को दिए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वो कठिनाइयां केवल आपको ब्रश अप करने के लिए हैं, आपको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए वो कठिनाइयां आपके जीवन में आई हैं। जैसे एक एक्टर जो है वो अपने जीवन के अंदर मुश्किलों का सामना करता है, उसके बाद वो बेहतरीन एक्टर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी विद आंसर्स, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उसका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है। यहां पर जाकर आप लोग टॉप 50 जो अपॉइंटमेंट्स हैं इन क्वेश्चंस के क्विज को भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 31 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। 2024 में होने वाला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां होगा? यहां पर क्वेश्चन से हम लोग ये तो समझ पा रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन है, मतलब शीतकालीन भी फिर होता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओलंपिक जो है वो 4 साल के अंदर आयोजित करवाए जाते हैं और हर 2 साल के अंदर, जैसे समर ओलंपिक है और उसके बाद में 2 साल बाद में विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो 33वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक वो आयोजित करवाया जाएगा कहां पर? पेरिस, फ्रांस के अंदर 2024 में। अभी 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक था इसको एक्सटेंड करके कब कर दिया गया है? 2021 में कर दिया गया है। इसीलिए जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ही आएगा, वहां पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यदि इससे 4 साल हम लोग एक्सटेंड करें तो 2024 जो है वो तो कहां पर होगा? पेरिस के अंदर। और 2032 रिसेंटली जो है ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये तीसरी बार हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि भारत के अंदर ओलंपिक कितनी बार ऑर्गेनाइज हुआ है, और यदि हुआ है, यदि मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि नहीं हुआ है तो उसके पीछे रीजन मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां आप लोग देख सकते हैं कि 2028 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर होगा। उसके बाद में फिर आप लोग देखिए कि डेट्स देखिए, 21 जुलाई 2028 और 6 अगस्त 2028 तक ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। चलिए 2032 में देखिए ब्रिस्बेन के अंदर ये आयोजित करवाया जाएगा। रिसेंटली जो है वो ऑस्ट्रेलिया को ये मेजबानी सौंपी गई है। बात करें हम लोग 2024 के समर ओलंपिक्स की तो पेरिस के अंदर तो आयोजित होगा ही, इसके साथ में ये इसका 33वां एडिशन है जिसको कहा जा रहा है समर ओलंपिक। मतलब विंटर ओलंपिक जो है वो कब होगा? 2026 के अंदर। तो हर 2 साल के अंदर समर विंटर ये चलता है, जबकि ओलंपिक को यदि पूछा जाए तो हर 4 साल के अंदर एक बार आयोजित करवाया जाता है। यदि कुछ छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाए वनडे एग्जाम के अंदर कि ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी, तो 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक की शुरुआत की गई थी और पहली बार एथेंस के अंदर, ग्रीस के अंदर स्थित है एथेंस, वहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया गया था। और इसका श्रेय जो है वो जाता है पियरे डी क्यूब्रिटिन, इनको जाता है ओलंपिक गेम शुरू करने का क्रेडिट। यहां पर कितने इंटरवल के अंदर? तो यहां पे आंसर जो होगा वो होगा 4 साल के अंदर। यहां पर देखिए कि विच बॉडी रेगुलेट्स द ओलंपिक गेम्स, तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये इसको रेगुलेट करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेगुलेट करने का मींस है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो ड्रग्स लेते हैं, तो यदि इंटरनेशनल लेवल पर कोई जांच करनी है तो वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो इसकी जांच करती है, जिसके हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर स्थित है। जबकि नेशनल लेवल पर जो नेशनल गेम्स होते हैं उनके लिए नाडा जो एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो है जांच करती है कि किस खिलाड़ी ने क्या लिया है, ड्रग्स ले रखा है या फिर नहीं ले रखा। जैसे हम लोग बात करें कि मीराबाई चानू जो हैं इनको गोल्ड मेडल मिल सकता है यदि यदि जो फर्स्ट, जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी, मतलब जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था,
उन पर यदि डोपिंग के चार्जेस लगते हैं और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हो सकता है कि मीराबाई चानू को क्या मिले, गोल्ड मेडल मिल सकता है। यदि हम लोग बात करें कि हेडक्वार्टर्स कहां है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, तो लुज़ैन जो है स्विट्जरलैंड के अंदर, यहां पर इसके हेडक्वार्टर स्थित है। 5 रिंग्स जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ब्लू जो है वो है यूरोप के लिए, अफ्रीका के लिए है ब्लैक, रेड है अमेरिका के लिए, एशिया के लिए है कौन सी, येलो, और ऑस्ट्रेलिया के लिए है ग्रीन। तो कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक तरफ आप लोगों को कॉन्टिनेंट का नाम लिख दिया जाता है और दूसरी तरफ उनके कलर्स लिख दिए जाते हैं और फिर मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली आप लोग इसमें एशिया का जरूर याद रखना और एशिया के बाद आप लोग याद रखना इसमें यूरोप का। तो 2 कंट्रीज की मेनली जो है वो पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विवाद के बारे में हम लोग आज बातचीत करना चाहते हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि कुछ जिम्नास्टिक जो हैं एथलीट्स जर्मनी के, उन्होंने जब पार्टिसिपेट किया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर, तो उनका जो फुल बॉडी सूट जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट यहां पर निकल के सामने आया, क्योंकि ट्रेडिशन है कि यहां पर जो हाफ सूट्स हैं वो पहने जाते हैं, लेकिन उस ट्रेडिशन को तोड़ते हुए जो एथलीट हैं जर्मनी के, इन्होंने फुल बॉडी सूट पहना और यहां तक कि इनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। ये बेहतरीन बात है। तो इनके द्वारा ये पहला कदम उठाया गया है और आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसे और क्या कदम जो है, मतलब पुरानी जो परंपराएं हैं उनको कैसे तोड़ा जाता है, कब वो टूटती हैं। ठीक है, तो ये रिसेंटली क्या रहा था, कंट्रोवर्सी के अंदर रहा था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस कंट्री का नाम जो है वो जरूर याद रखना कि ये एथलीट जो थे वो कौन सी कंट्री से थे, वो थे जर्मनी से। चलिए यहाँ पे मीराबाई चानू की हम लोग बात करना चाहते हैं। इनका संबंध जो है वो मणिपुर राज्य से है। देखिए जब भी वेट लिफ्टिंग की जाती है तो इसके लिए 2 खेल जो हैं, 2 स्टेज के अंदर ये खेल आयोजित करवाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं क्लीन जर्क। यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि बिना आप जो है इसको कंधे पर, वेट को कंधे पर लिए सीधा ही ऊपर उठा देते हैं। एक तो इसमें क्या होता है कि 3 राउंड आयोजित करवाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो है इसके अंदर स्टेज, उसमें 3 राउंड हो जाएंगे। सेकंड में क्या होता है कि जर्क, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसको ऊपर उठाया जाता है। तो फर्स्ट के अंदर इसको कंधे पर रखा जाता है और फिर सेकंड पोजीशन में ऊपर उठाया जाता है। यहां पर भी 3 अटेम्प्ट जो है वो दिए जाते हैं। तो शायद आई होप आप लोग दोनों को समझ चुके होंगे। अब देखिए कि 3 अटेम्प्ट के अंदर मान लीजिए कि मीराबाई चानू ने यहां पर 87 केजी वेट जो है वो उठाया है। तीनों अटेम्प्ट में बेहतर यहां पे गिना जाएगा। और फिर यहां पे मान लीजिए 119 केजी उठाया है। दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग जो है वो डिसाइड होती है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, वेट लिफ्टिंग के अंदर 2 लेवल ये गेम होता है। फर्स्ट लेवल के अंदर डायरेक्ट जो है वो जमीन से उठाकर वेट को हवा में लिया जाता है। इसमें 3 अटेम्प्ट होते हैं। 3 अटेम्प्ट के अंदर मैक्सिमम जो है उसको काउंट किया जाता है। दूसरी बात, यहां पर एक बार के अंदर उस वेट को कंधे पर रखा जाता है और फिर उसको ऊपर उठाया जाता है। तो मतलब यहां पे 2 स्टेप हो चुकी हैं। इसके अंदर 3 अटेम्प्ट होते हैं और तीनों अटेम्प्ट्स के अंदर जो बेहतरीन होता है उसको काउंट किया जाता है। यहां पर मीराबाई चानू ने 2 अटेम्प्ट जो थे वो अच्छे से किए थे, तीसरा अटेम्प्ट यहां पर खो दिया था। यहां पर भी 2 अटेम्प्ट किए थे और तीसरा अटेम्प्ट खो दिया था। दोनों के बेहतरीन को जोड़कर यहां पर इन्होंने क्या जीत लिया था, सिल्वर मेडल जो है वो जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक। और इनका जो कैटेगरी है वो है 49 केजी। ठीक है, मणिपुर से इनका संबंध है और मणिपुर के अंदर भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ लोकटक झील पर स्थित है। याद रखना, बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है। चलिए यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि समर और विंटर ओलंपिक्स के अंदर हमने कितने मेडल जीते हैं। तो 2020 तक के यदि आंकड़ों को देखा जाए तो हमारे पास में गोल्ड मेडल जो है इनके केवल 9 ही गोल्ड मेडल 1919 से लेकर, यानी कि 1900 से लेकर 2020 तक केवल 9 ही गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, काफी पीछे हम लोग स्पोर्ट्स के अंदर। जबकि विंटर ओलंपिक्स में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 0 ही आंकड़ा पड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं पर कोई सुधार नहीं है विंटर ओलंपिक्स के अंदर। चलिए आगे और भी है आप लोगों के लिए। फिजिकल यदि ज्योग्राफी की हम लोग बात करें, देखिए हमने स्पोर्ट्स से इसको कनेक्ट किया है, ज्योग्राफी से हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पे आप लोग देखिए कि फ्रांस जो है इसकी लोकेशन देखिए। फ्रांस को एक कॉमन कंट्री आप मान लीजिए और फ्रांस के फिर इस तरफ है स्पेन, फिर है यहां पर इटली, फिर है स्विट्जरलैंड और फिर है जर्मनी। ठीक है, यदि पूछा जाए कि फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी जो माउंटेन रेंज है
वो यहां पर बाउंड्री बनाती है, तो आप लोग याद रखना इसका नाम है पिरेनीज। ठीक है, पिरेनीज जो है ये इसका नाम है। फ्रांस और इटली के बीच में जो है वो है आल्प्स। ठीक है, फिर फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है कौन सा, जूरा माउंटेन। याद रखना जूरा माउंटेन जो है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा है, वासजेज। वासजेज जो है वो इनके बीच में। फ्रांस की कैपिटल है, फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है, वो है सीन नदी के किनारे। ये आप लोग जरूर फैक्ट याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा मैप को और हम लोग समझ लेते हैं गहराई से। यहां पे आप लोग देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कंट्रीज। फर्स्ट वन इज इंग्लैंड, सेकंड वन इज स्कॉटलैंड, थर्ड वन इज वेल्स एंड फोर्थ वन इज नॉर्थ आयरलैंड। तो 4 जो है वो देशों का ग्रुप है, 3 नहीं है 4 है। तो नॉर्थ आयरलैंड को मिलाकर ये क्या बन जाता है, यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, जिसकी कंबाइंड कैपिटल है लंदन। और लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, थेम्स नदी के किनारे। यूके और फ्रांस के बीच में यहां पर जो स्थित है, ये स्थित है क्या, यहां पर स्थित है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल जो है वो स्थित है, और इंग्लिश चैनल को पार करने के रिकॉर्ड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष जो थे वो कौन थे, मिहिर सेन। मिहिर सेन जो थे, इन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे पहले पार किया था। यदि महिलाओं में बात करें फीमेल्स कैंडिडेट में, तो आरती साहा ने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार किया था। यहाँ पे रिकॉर्ड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो काफी ठंडा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए आप लोग स्पेन के नीचे। ठीक है, स्पेन के नीचे आप लोग देख रहे हैं मोरक्को है। स्पेन के नीचे आप लोग देख रहे हैं मोरक्को है। और यहाँ पर यह है जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट। और यहीं से फिर मेडिटेरियन सी जो है यहाँ पर एंट्री मिलती है। इसीलिए इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, द एंट्री गेट ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, फिर आप लोग देखिए थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये जो है यहाँ पर है एड्रियाटिक सी, ये जो है ये है एड्रियाटिक सी। इसके बाद में फिर यहां से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाता है आपका कौन सा, ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी जो है वो यहां पर स्थित है। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इसकी जो पॉचिंग है, मतलब शिकार जो है वो इसका कम से कम किया जा सके। इसलिए बाघ जो है पूरी दुनिया के अंदर लगभग 4000 के आसपास ही बचे हैं, ज्यादा पॉपुलेशन इनकी है नहीं। देखिए बाघों की संख्या कम है। भारत में भी बात की जाए तो 2967 बाघ जो है वो भारत के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन जो है वो 2021 में ये बन सकता है कि भारत में जो सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। तो आप लोग याद रखना, पिछली बार जो था वो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है उसे घोषित किया गया था। लेकिन इस बार जो है, इस बार मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व है उसे घोषित किया गया। अभी मैं नाम जो है वो थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, अभी मुझे नाम याद आ जाएगा तो मैं आप लोगों को उसका नाम भी बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। और रिसेंटली जो है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उन्होंने कहा है कि 51 टाइगर रिजर्व जो है वो पूरे भारत के अंदर फैले हुए हैं। जबकि 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो रिसेंटली घोषित किया गया है, कहां पर, राजस्थान के अंदर। और उसका नाम क्या है, वो है रामगढ़। रामगढ़ जो है ये इसका नाम है। ठीक है, ये 52वां टाइगर रिजर्व बना है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। चलिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक न्यूज है, आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया बेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया है। मैं नाम जो है वो भूल रहा हूं, अभी नाम याद आते मैं आप लोगों को जरूर नाम बताऊंगा इसका भी। ठीक है, तो जब टाइगर्स डे मनाया जाता है इस दिन बेहतरीन टाइगर रिजर्व जो है वो भी घोषित किया जाता है। देखिए भारत का जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 1936 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। चलिए 29 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं ताकि इनका शिकार जो है, इनकी अवेयरनेस जो है वो इनकी फैलाई जा सके, इनका शिकार कम से कम हो, क्योंकि वैसे ही पूरे विश्व में इनकी जनसंख्या काफी कम है। यहाँ पे हम लोग थीम देख सकते हैं, थीम जो है इंटरनेशनल टाइगर डे की वो क्या है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। तो ये जो है ये थीम आप लोग जरूर याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये थीम जो है वो भी जरूर पूछा जाएगा।
चलिए, बेहतरीन टाइगर रिजर्व जो है वो मुझे याद आ चुका है, बांधवगढ़ जो है, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट टाइगर रिजर्व वो अनाउंस किया गया है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है इसको अनाउंस किया गया है। इससे पहले कौन सा था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इससे पहले था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? एमपी के अंदर। और एमपी में पूरे भारत के 20% बाघ पाए जाते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन जो है 2010 के अंदर, यहाँ पर जो डेट लिखी है वो है 2010। तो 2010 के अंदर लगभग एस्टिमेट है कितना? 3890, 3890। और 2226 बाघ जो थे वो भारत के अंदर थे। यहां तक कि वियतनाम, लाओस, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और मलेशिया। ये तो है 2010 की रिपोर्ट। लेकिन यदि हम लोग आज की बात करें तो आज जो है वो 2967 बाघ जो है टाइगर्स वो भारत के अंदर पाए जाते हैं। और पूरे विश्व की यदि बात करें तो लगभग 4500 के आसपास बाघ जो हैं टाइगर्स वो पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। और भारत में जो टाइगर स्टेट है 526 बाघों के साथ और 6 टाइगर रिजर्व्स के साथ, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और इसके बाद में फिर नंबर आता है किसका? कर्नाटका का। तो कर्नाटका में 524 टाइगर जो हैं वो स्थित हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो वंतिका अग्रवाल जो हैं इन्होंने खिताब जीता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, ऑनलाइन पैंडेमिक के चलते ये जो गेम है वो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवाया गया है, ठीक है। तो वंतिका अग्रवाल जो हैं इन्होंने फर्स्ट टाइटल जीता है। स्कोर रहा है इनका 9.5 और 11 राउंड जो है इसमें हुए थे। अर्पिता मुखर्जी की यहाँ पर सेकंड रैंक रही है, वेस्ट बंगाल से इनका संबंध है। और इसके साथ में ही सरीजा शिशेधर जो है इनका तमिलनाडु से संबंध है और ये थर्ड पोजीशन जो है वो इन्होंने हासिल की। यदि हम लोग वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करें, पूरे वर्ल्ड में यदि रैंकिंग की बात करें तो नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। याद रखना, मैग्नस कार्लसन जो है ये नॉर्वे के हैं और चैंपियनशिप के अंदर इनकी फर्स्ट रैंक है। और विश्वनाथन आनंद दूसरे स्थान पर आते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ड्यू टू पैंडेमिक ये जो था वो ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना रूम। ये एक बुक है जो कि अभी काफी चर्चा में है। इस बुक को किसने लिखा है? तो संजीव सहोता जो हैं ये इस बुक के ऑथर हैं। प्रिट्जर अवार्ड जो है वो भी इनको मिल चुका है। और बुक्स के एरिया के अंदर, बुक्स के क्षेत्र के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्राइज इन्होंने जीते हैं। नाम से आप लोग देख सकते हैं चाइना रूम। मतलब चाइना के अंदर रिसेंटली आपको जो घटनाएं मिली हैं देखने को कि पैंडेमिक की जो सिचुएशन बनी है वो ओरिजिन कहां से हुआ है? वुहान लैब से हुआ है। तो जो भी सिचुएशन बनी है उसके आधार पर ये बुक जो है इसको लिखा गया है चाइना रूम को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रिटिश इंडियन ओरिजिन नॉवेलिस्ट संजीव सहोता जो हैं इनके द्वारा लिखी गई है। 13 ऑथर जो हैं वो इनके साथ में शामिल थे। 13 नॉवेल जो हैं वो बुकर प्राइज के अंदर रनिंग के अंदर हैं ये, ठीक है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इन्होंने नोबेल फॉर लिटरेचर 2017 के अंदर ये भी जीत रखा है। और पुलित्जर अवार्ड जो है ये भी इन्होंने जीत रखा है द ओवर स्टोरी के लिए। चलिए, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त जो हैं वो कौन नियुक्त किए गए? बहुत ही बेहतरीन ये नियुक्ति की गई है और काफी कंट्रोवर्शियल नियुक्ति रही, अपॉइंटमेंट रहा है राकेश अस्थाना का। क्योंकि जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख मतलब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहुंच गए कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो ये बात जो है AK-49 मतलब अरविंद केजरीवाल 49 को ये बात हो सकता है शायद समझ में नहीं आती। कोई भी छोटी बात होती है तो वो हाई कोर्ट की शरण ले लेते हैं। AK-49 मतलब इनकी 49 दिन तक की सरकार चली थी, इसलिए इनको AK-49 कहा जाता है। तो जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ तो इसके विरुद्ध जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट ने इनकी जो विनती थी उसको खारिज कर दिया। खारिज होना भी था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार जब काम करना शुरू करती है तो जो हाई कोर्ट है मतलब जो जुडिशरी है वो भी ये सोचती है कि अपॉइंटमेंट जो है वो बिल्कुल सही किया गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि राकेश अस्थाना जो है वो पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। इससे पहले जो थे वो सेंट्रल CBI के अंदर अपॉइंटेड थे।
इससे पहले ये बीएसएफ के अंदर भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और इनका जो टेन्योर रहेगा वो 1 साल तक रहेगा। नेक्स्ट 1 ईयर जो है ये इनका टेन्योर रहेगा। 1984 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड दिया गया है और ये टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर स्थित है? तो सतपुड़ा हुआ, बांधवगढ़ हुआ, तो ये जो है वो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। लेकिन ये अवार्ड जो है वो क्यों दिया गया है? वाई क्यों दिया गया है? क्योंकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने टाइगर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट जो है वो इनके लिए लगाया है और उसी मैनेजमेंट के चलते मध्य प्रदेश वो टाइगर स्टेट कहलाया है और इसीलिए नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का अवार्ड जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को दिया गया है। देखिए बात करें हम लोग सतपुड़ा की, देखिए सतपुड़ा की यदि हम लोग बात करें तो 2 रेंजेस है। एक तो है विंध्याचल, एक तो है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा। ये 2 टाइगर रिजर्व ये 2 जो है माउंटेन रेंजेस, इनके बीच में से बहती है, एक तरफ तो बहती है कौन सी? नर्मदा रिवर। तो नर्मदा और फिर सतपुड़ा के साउथ के अंदर, ठीक है, ये बहती है कौन सी? ताप्ती। तो 2 नदियां हैं, दोनों की दोनों जो हैं वो रिफ्ट वैलीज के अंदर बहती हैं, रिफ्ट वैलीज के अंदर ये फ्लो करती हैं और दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की केवल 2 ही ऐसी नदियां हैं जो कि राइट टू लेफ्ट मतलब ईस्ट टू वेस्ट जो है वो फ्लो करती हैं और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का मींस क्या होता है? एस्चुरी का मींस होता है कि नदियां जो भी सेडिमेंट्स लेके आई हैं उनके साथ में यदि वो किसी समंदर में मिल जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि इन्होंने एस्चुरी का निर्माण किया है। तो आप लोग जरूर याद रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और रिसेंटली मैंने आपको बताया है कि भारत का सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व जो है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को अनाउंस किया गया है। चलिए ये अवार्ड जो है वो बेस्ट मैनेजमेंट के लिए दिया गया है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को और इसको हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल किया जाए। और यदि ये शामिल किया जाता है तो ये नेचर कैटेगरी के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है नेचर कैटेगरी के अंदर या हो सकता है मिक्स कैटेगरी के अंदर। देखिए 3 कैटेगरीज हैं, एक तो होता है कल्चरल, फिर एक होता है नेचुरल और एक होता है मिक्स। मिक्स के अंदर एकमात्र जो स्थल स्थित है हेरिटेज साइट के अंदर वो कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम के अंदर स्थित है। उसको मिक्स मतलब कल्चरल भी उसके अंदर विशेषताएं हैं और नेचुरल हैबिटाट जो है उसकी विशेषता भी स्थित है किसके अंदर? कंचनजंगा नेशनल पार्क में, इसलिए मिक्स के अंदर उसको शामिल किया गया है। रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2 जगह शामिल की गई है। एक जो है वो है रामप्पा टेम्पल, एक जो है वो है रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना के अंदर स्थित है और दूसरा जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो है इसको शामिल किया गया है, कहां स्थित है? गुजरात के अंदर ये स्थित है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में, बहुत ही बेहतरीन सोल ऑफ द इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। 17% बाघ जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं और टाइगर्स के लिए 12% हैबिटाट जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्या करता है? निर्मित करता है। चलिए हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो खजुराहो जो है, जैन टेम्पल्स ये यहाँ पर स्थित हैं। इसके साथ में बांधवगढ़, कान्हा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर स्थित है। कैपिटल हम लोग देख सकते हैं भोपाल कैपिटल है। पॉपुलेशन जो है वो लगभग 7 करोड़ के आसपास है और चीफ मिनिस्टर है कौन? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो है इसके द्वारा ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? कारण हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जितने भी कैटल्स हैं उनकी ब्रीडिंग है, इसके साथ में ही अच्छे प्रोडक्ट जो हैं वो उनसे हम लोग हासिल कर सकें, इसीलिए जो है ये अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज टू द फार्मर्स सो दैट एनिमल हस्बेंड्री इज इजी फॉर देम। ठीक है, तो फार्मर जो है उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो उनके लिए काफी इजी हो जाए, क्योंकि अभी जो है वो काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। जैसे हम लोग फॉरेन वगैरह में नहीं देखते, वहां पे क्या है कि गाय का गोबर उठाने के लिए भी रोबोट जो है वो काम करते हैं। चारा जो है उनको डालने के लिए अलग अलग बकेट जो है उनके अंदर चारा जो है वो डाला जाता है। इजी का मीन्स है कि काफी कम लोग जो हैं वो ज्यादा
एनिमल हस्बेंड्री को संभाल सकें, इसी को तो हम लोग कहेंगे इजी। चलिए आगे देखिए आप लोग, काफी सारे इसके टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जरूर देखना, पीडीएफ के अंदर ये सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर गायों की कुछ नस्ल हैं, जैसे गिर है, सहीवाल है, राठी है, दियोनी है, थार पारकर है, रेड सिंधी है। इसमें से कुछ जो है वो राजस्थान की भी है, जैसे गिर है, राठी है, थार पारकर है, कुछ पंजाब की हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये नस्ल हैं, ठीक है। कई बार ऐसे एग्जाम में स्टेटमेंट में आ गया, जैसे गिर जो है वो एक भैंस की नस्ल है, तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि नहीं ये गाय की नस्ल है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को काफी बेहतरीन हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भारत का जो स्थान है वो काफी पीछे है, 131, 139, 130 ऐसे रैंक जो हैं, मतलब बहुत ही पिछड़ा हुआ भारत रहता है इन चीजों के अंदर। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यदि आगे निकलना है तो ऐसे जो इनिशिएटिव हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य जो है वो कर्नाटक बना है, और यहाँ पर 1% जो है वो आरक्षण दिया गया है। देख ली, जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर जब आपको सेक्स भरना होता है तो आप उसमें मेल भरते हैं, फीमेल भरते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन यदि थर्ड जेंडर का ऑप्शन दे दिया जाए तो उसे ही हम लोग कहेंगे कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए वो ऑप्शन जो है उसको ओपन कर दिया गया है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट जो है इनके द्वारा नौकरियों में आरक्षण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम यहाँ पर उठाया गया है। देखिए नौकरी में आरक्षण की यदि हम लोग बात करें तो पॉलिटी का आर्टिकल 16 जो है उसकी बात जरूर की जानी चाहिए, जहां पर लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब जो है उसके अंदर सभी को इक्वल जो है वो ट्रीट किया जाए, सभी को समान अवसर जो है वो दिए जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, Karnataka has become the first state in the country to provide 1% of reservation transgender community all और गवर्नमेंट सर्विसेज जो है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही गवर्नमेंट जॉब में है, सभी के अंदर जो है वो यहाँ पर 1% का आरक्षण दिया गया है। और इसके लिए जो नियम है वो है कर्नाटका सिविल सर्विस रूल्स 1977। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और डिटेलिंग है इस क्वेश्चन की 1%, ठीक है। थर्ड जेंडर्स जो हैं, जैसे हम लोग और भी बात करें तो आप लोग को पता होगा एलजीबीटी कम्युनिटी। तो एलजीबीटी के अंदर जो टी आता है इसका मीन्स होता है क्या, ट्रांसजेंडर। चलिए देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब ने भारत सहित, जैसे भारत है, अफगानिस्तान है, इन कंट्रीज के अंदर यदि कोई सऊदी अरब का कोई भी सिटीजन विजिट करता है तो उस नागरिक पर 3 साल का जो है वो बैन लगा देगी। और इनको क्या किया है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, इनको क्या किया है, रेड लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया है सऊदी अरब के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोविड के जो केसेस हैं, यहाँ पर के नहीं होगा सी होगा, कोविड के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा मिल रहे हैं, और इसी के चलते भारत जैसे और भी कई देशों को रेड लिस्ट के अंदर शामिल किया है सऊदी अरब ने। और ये भी कहा है कि प्रतिबंध के साथ साथ भारी जुर्माना जो है वो भी लगाया जाएगा। देखिए ऐसे और भी हमारे पास में एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग बात करें श्रीलंका की, तो रिसेंटली आपको पता होगा कि श्रीलंका ने अपनी बॉर्डर्स जो थी उनको सील कर दिया था कि कोई भी विदेशी नागरिक जो है वो भारत के अंदर नहीं आ सकता है, और श्रीलंका से कोई भी जो नागरिक है वो विदेश में भी नहीं जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे, देखिए न्यूज आप लोग देखिए कि सऊदी अरेबिया threats 3-year travel ban for citizen who visit red list countries including India। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि इंडिया जो है इसको रेड लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया है और 3 साल का बैन जो है उन पर लगा दिया जाएगा। यदि हम लोग बात करें कैपिटल की, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल, किंग है सलमान। सलमान जो है वो क्या है, यहाँ के सलमान ऑफ सऊदी अरब जो है, मतलब किंग जो है यहाँ पर पोजीशन चलती है। इसके साथ में ही आप लोग देखिए कि सऊदी अरब की लोकेशन आप लोग देख सकते हैं कि इज है कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। तो वेस्टर्न एशिया के अंदर ये कंट्री स्थित है, लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, ये है सऊदी अरब। और सऊदी अरब की जो नेबरिंग कंट्रीज है, इराक है, रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो इराक से बाहर चला जाएगा, अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। इसके साथ में ये जो टच करता है वो रेड सी को टच करता है, और रेड सी से जैसे ही हम लोग इधर आते हैं गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ अदन के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर जो स्थित है वो क्या है, यहाँ पर एक वाटर स्ट्रेट स्थित है जिसका नाम क्या है, बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब जो है ये एक वाटर स्ट्रीट यहाँ पर स्थित है।
तो यहाँ पर वाटर स्ट्रेट का मींस क्या होता है? वाटर स्ट्रेट का मींस होता है कि जो दो लैंड एरियाज हैं उनको सेपरेट करती है, जबकि दो वाटर एरियाज हैं उनको एक दूसरे से ज्वाइंट करती है। ठीक है, फिर अदन की खाड़ी से हम लोग बाहर आएंगे तो ये है अरब सी। अरब सी से फिर चलेंगे हम लोग ओमान की खाड़ी में। तो ओमान की खाड़ी और गल्फ ऑफ पर्सिया जो है, इसको ज्वाइंट करने वाली जो यहाँ पर वाटर स्ट्रेट है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है हारमुज। हारमुज वाटर स्ट्रेट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान और गल्फ ऑफ पर्सिया को ज्वाइंट करती है, जबकि ईरान और ओमान जो है इसको एक दूसरे से अलग करती है। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला आप लोग देख रहे हैं, ये ओमान ही है, इसकी कैपिटल क्या है? मस्कट है। चलिए बड़े हम लोग आगे, समझ में आया होगा आप लोगों के। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो वो है इंदौर, क्योंकि यहाँ पर कैटलिस्ट उत्प्रेरक शब्द यूज में लिया गया है। यहाँ पर जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं इनका कम से कम इस्तेमाल होता है और इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के अंदर इंदौर भारत का एकमात्र शहर जो है इसको शामिल किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, और इसके साथ में ही यहाँ पर एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI। ठीक है, एनवायरमेंटल डिफेंस फंड जो है इसकी द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। यहाँ पर कैटलिस्ट का मीन्स है कि जो लोकल पॉल्यूशन है इसको कम किया जाएगा, क्लीनर किया जाएगा एयर को और हेल्थियर किया जाएगा, और इसके साथ में ही क्या होगा, यहाँ पर क्लीन एयर जो है उसके लिए काम किया जाएगा, इसलिए इंदौर को शामिल किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है वो एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चरल जो एक्सपोर्ट है उसमें 9वां स्थान रहा है। देखिए टॉप 10 जो है वो कंट्री जिसमें शामिल हुई थी और उनके अंदर 9वां स्थान जो है वो भारत का रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 की लिस्ट में 9वां स्थान भारत का रहा है। यूरोपियन यूनियन का जो ग्लोबल शेयर है ट्रेड के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, वो है 16.1 और इसने रिप्लेस किया है किसको? यूएसए को। यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो एग्री एक्सपोर्ट जो है वो 3.1% है और इसके साथ में 9वें स्थान पर भारत है। यदि हम लोग बात करें राइस की तो राइस एक्सपोर्ट के अंदर 33% जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ में थर्ड लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टर है विथ 7.6% के साथ में इंडिया की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए यदि हम लोग बात करें WHO की तो WHO के वर्क के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। WTO के वर्क के बारे में तो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी ट्रेड रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, रेगुलेशंस हैं, उनको निर्मित किया जाता है WTO के द्वारा। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जेनेवा के अंदर है। 164 इसके मेंबर्स हैं। फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 को। डायरेक्टर जनरल कौन है? ये बने हैं किसके बाद में? रॉबर्ट अजावाडो के बाद में बने हैं नागोजी ओकोंजो लवेला। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच है और स्पेनिश है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापारियों की मदद के लिए निर्यातक बनो मिशन जो है उसको लॉन्च किया है? तो वो है राजस्थान। निर्यातक बनो मतलब जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, जितने भी लोकल वेंडर्स हैं उनको कहा है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए निर्यातक बनो मिशन जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें काफी लाभ जो हैं वो दिए जाएंगे लोकल वेंडर्स को। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिशन निर्यातक बनो जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि जितने भी MSME सेक्टर जो हैं इनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, उनके प्रोडक्ट जो हैं उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट जो है उसको क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। इसके साथ में ही राजस्थान जो है वो ज्वेलरी के लिए, जितनी भी स्टोन ज्वेलरी है उसके लिए जाना जाता है, हैंडीक्राफ्ट के लिए, गारमेंट्स के लिए स्टोन है, मिनरल्स है, फूड प्रोसेसिंग है और अदर सेक्टर जो है इसको प्रमोट करने के लिए ये जो स्कीम है, ये कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अशोक गहलोत हैं। चलिए ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि के बारे में IMF का नवीनतम अनुमान जो है वो 9.5 जो है वो यहाँ पर रहा है, जबकि इससे पहले क्या था? इससे पहले था 12.5%। ठीक है, तो 12.5% से घटकर कितना कर दिया है? 9.5 कर दिया है। यहाँ पर इस वर्ड का मीन समझिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए एक फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर को हम लोग 1 अप्रैल से शुरू करते हैं और 31 मार्च तक ये चलता है।
तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो यहाँ पर रहता है, और उस ईयर के अंदर भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर चाहे कोई देशी हो या फिर विदेशी हो, उनकी द्वारा कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है उनको यहाँ पर बनाया जा रहा है, तो उनकी जो कॉस्ट है जब उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा एक साल के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। और यदि हम लोग नेट जीडीपी की बात करें तो इसमें डेप्रिसिएशन जो है जब इसको माइनस कर दिया जाएगा, मतलब जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो फिर वो कहलाएगा नेट जीडीपी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले 12.5 था, अब इसको कर दिया गया है 9.5। जीडीपी ऑफ इंडिया जो है यानी कि एस्टिमेटेड इन्होंने बताया है 8.5%, जो कि इससे पहले उससे हायर है, 6.9% से ये हायर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IMF हैज प्रोजेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी टू ग्रो विथ 6% इन 2021 एंड 4.9% इन 2022। चलिए हम लोग बात करें IMF की, तो यहाँ पर क्रिस्टिना जॉर्जिएवा जो हैं वो इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और चीफ इकोनॉमिस्ट ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो है कौन, गीता गोपीनाथ। ठीक है, फाउंड किया गया था कब, 27 दिसंबर 1945 को इसको फाउंड किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड के राजा हैं, नागालैंड के राजा मिर्चा को पहली बार किस शहर में निर्यात किया गया है, तो पहली बार जो है वो लंदन के अंदर इसको क्या किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है। मिर्च का नाम है राजा मिर्चा। ठीक है, राजा मिर्च जो है ये इसका नाम है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसको 2008 के अंदर जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था, जबकि 2004 में जीआई सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला प्रोडक्ट जो था वो कौन सा था, दार्जिलिंग की चाय था। इसका 250 केजी जो है वो एक स्लोट जो है, एक कंसाइनमेंट, वो पहुंचाया गया है कहां पर, लंदन के अंदर। तो कैपिटल लंदन किसकी कैपिटल है, इंग्लैंड की कैपिटल है, प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, और पाउंड स्टर्लिंग जो है वो यहाँ की करेंसी है। बात करें हम लोग नागालैंड की, तो कोहिमा कैपिटल है। सीएम आप लोग देख सकते हैं नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है, गवर्नर RN रवि जो है वो यहाँ के गवर्नर है। चलिए, हाल ही में मलेशिया द्वारा विकसित हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा का नाम क्या है, वो जो रिसेंटली इजाद की गई है, आप लोग याद रखिए, रेविडेसिविर जो है ये इसका नाम है। और इसको इससे पहले जो है ये थी कौन सी, सोफोस बुविर जो है, अब इसके रिप्लेस करके रेविडेसिविर, मतलब दोनों साथ जो हैं वो काम करेगी। ठीक है, हेपेटाइटिस जो है वो ABCDE 5 कैटेगरीज के अंदर हेपेटाइटिस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हेपेटाइटिस का कोई भी वैक्सीन जो है वो अब तक बना नहीं है, और ये जो दवा है वो पहली बार मलेशिया के द्वारा बनाई गई है। नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेविडेसिविर जो है वो यहाँ पर इस मेडिसिन का नाम है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी जो है इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो इसके अजम नहीं किए जाते, और इसको किसके साथ में, इस ड्रग के साथ में सोवीवीर जो है इसके साथ में इसको दिया जाता है। तो कोई भी वैक्सीन जो है वो हेपेटाइटिस सी की नहीं है। तो काफी ज्यादा ये जो है केसेस इसके अंदर फैलते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 97% केसेस जो हैं वो हेपेटाइटिस सी के आते हैं, और कोई भी वैक्सीन इसकी निर्मित नहीं की गई है। चलिए 30 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं बसवराज बोम्मई बने हैं। देवरत्ना योजना जो है वो किसकी है, मध्य प्रदेश की है। माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया गया है। कोप 26 की जो मीटिंग है वो आयोजित की जाएगी ग्लासगो के अंदर। ओवर इट ये जो बुक है वो लोलो जोन्स की है। रिसेंटली जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी युद्ध अभियानों को इराक से समाप्त करने की घोषणा की है। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो है वो भारत की यात्रा पर हैं, तो वो है अमेरिका, और इन्होंने कोविड के लिए भी पैकेज जो है वो अनाउंस किया है। निम्न में से किस देश की कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा या दिवाली घोषित कर दिया है, तो वो है यूके। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर अभ्यास कटलेस जो है इसको किया है, वो कौन सा है, कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पर इसको क्या किया है, यहाँ पर रिसेंटली आयोजित हुआ है। हाल ही में किस देश में स्थित ऐतिहासिक, तो ये दो धरोहर जो है वो कहां पर स्थित है, स्पेन के अंदर स्थित है। नजीब मिकाती जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो है लेबनान। 24/7 पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, पहला शहर वो है पुरी। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो कहां पर स्थापित किया गया था, तो वो गुजरात के अंदर स्थापित किया गया था। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि दुनिया के सबसे बड़े तैरते
सोलर पैनल का फार्म जो है इसका अनावरण कहाँ किया गया था? सिंगापुर के अंदर इसका अनावरण किया गया था। आज आपको लिए बहुत ही बेहतरीन स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आप लोग के जो भी क्वेरीज हैं या कोई फीडबैक है तो आप लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में ही टेलीग्राम पर आपको लोगों को लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उसका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। स्टडी ग्लोव्स की नई ऐप जो है उसको आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल करवा दिए गए हैं। सीड 50 जो है वो आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा। स्टडी ग्लोव्स आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन हो। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।